Hello students, good morning to all of you. Today we will discuss about next and interesting topics of Indian economy during 1950 to 1990. आज हम 1950 से 1990 के बीच का जो हमारा टाइम पीरियड है उसके बीच में जो एग्रीकल्चर सेक्टर्स को लेकर क्या क्या डिबेट्स हुई थी उन डिबेट्स के बारे में स्टडी करेंगे और उस टाइम जो गवर्नमेंट ने कहा था भाई सेक्टर को सब्सिडी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है क्योंकि मोर देन 75% पॉपुलेशन एंगेज विद एग्रीकल्चर एक्टिविटी 75% से ज्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर एक्टिविटी से एंगेज थी। जब इतनी ज्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर एक्टिविटी से एंगेज है तो क्या करना है, तो उस कंडीशंस में उस सिचुएशंस के अंदर कि उस टाइम डिबेट हुई कि क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो फर्स्टली तो हम डिबेट्स करते हैं किसके ऊपर, डिबेट ओवर सब्सिडीज टू एग्रीकल्चर। डिबेट्स है ओवर सब्सिडी, जो सब्सिडीज दी जा रही थी किसको, टू एग्रीकल्चरल सेक्टर्स, उसके ऊपर डिबेट हुई। अगर हम डिबेट की बात करें तो डिबेट हम बहुत लंबा जा सकते हैं, बट हमें अपना सिलेबस देखना है और अपना क्या देखना है, सब्जेक्ट्स देखते हुए हम क्या करेंगे, डिबेट्स करेंगे, ज्यादा आगे हम नहीं जाएंगे। तो क्या क्या डिबेट्स हुई, सबसे पहले तो इसकी जरूरत क्या थी, जो सब्सिडी क्या होती है, सब्सिडी का मीन्स है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एग्रीकल्चर। किस कॉन्टेक्स्ट में बता रही हूँ, केवल इसे एग्रीकल्चर के कॉन्टेक्स्ट में। इन अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ एग्रीकल्चर मीन्स दैट द फार्मर गेट इनपुट। फार्मर क्या करते हैं, उनको गेट करते हैं किसको, इनपुट को, एट प्राइस, प्राइजेस के ऊपर, लोअर देन द मार्केट प्राइस, किससे कम, जो मार्केट में जो प्राइजेस चल रहे हैं उससे कम प्राइसेस के ऊपर। जब भी फार्मर को क्या मिलता है, कोई भी हम ये के इनपुट रिसीव होता है, इट मींस उसे क्या मिल रही है, सब्सिडी मिल रही है। जैसे कि हम बात करते हैं फर्टिलाइजर्स, जो फर्टिलाइजर्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, फार्मर्स को ना कम रेट पर मिल जाती हैं, तो उसे विद सब्सिडी में दिया जाता है। कैसे दिया जाता है, विद सब्सिडी। उसे सब्सिडी साथ साथ दी जाती है। क्यों, क्योंकि आज का जो फार्मर है, हम कहें पहले का भी जो फार्मर था 1990 तक का फार्मर, उसको बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट थी। तो सबसे पहले कहते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन टेक्नोलॉजी रिस्की बाय फार्मर। देखो जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था 1965 के अंदर, 66 में इसको अडॉप्ट किया गया। जब ये ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, इसने पहले कह दिया था कि यूज ऑफ एचवाईवी सीड्स, कि आप एचवाईवी सीड्स को यूज कीजिए। और दूसरा क्या कहा कि अगर आप एचवाईवी सीड्स यूज करते हो तो उसके लिए क्या होना चाहिए, जो आपकी सोइल है वो उसकी फर्टिलिटी है वो बेटर होनी चाहिए। बेटर क्या होनी चाहिए, आपकी फर्टिलाइजर्स होने चाहिए, बेटर टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। और दूसरा आपको क्या करना है, उसके लिए बेटर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है और बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, बेटर इरिगेशन। सबसे पहले तो एचवाईवी सीड्स, एचवाईवी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर पाना फार्मर के लिए कैसा था, रिस्की था। फार्मर के लिए कैसा था, रिस्की था कि एचवाईवी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कैसे करें, वो रिस्की हो गया। दूसरा, अगर वो टेक्नोलॉजी या सीड्स उसने यूज कर भी लिए तो इरिगेशन फैसिलिटी चाहिए, उसके लिए बेटर फर्टिलाइजर्स चाहिए, इंसेक्टिसाइड चाहिए, पेस्टिसाइड चाहिए, हार्वेस्टिंग के लिए क्या चाहिए, न्यू मशीनरी चाहिए। तो वो कैसा हो गया, फार्मर के लिए बहुत रिस्की हो गया। तो जरूरत किसकी थी, किसी जरूरत को देखते हुए, इस ग्रीन एचवाईवी सीड्स की जरूरत को देखते हुए उसे सब्सिडी की जरूरत थी फार्मर को। सो इसलिए इट वाज नेसेसरी, ये जरूरी था फॉर द गवर्नमेंट के लिए टू ग्रांट सब्सिडी टू प्रोवाइड फॉर एचवाईवी टेक्नोलॉजी फॉर पुअर फार्मर। कि जो पुअर फार्मर्स है उनको क्या प्रोवाइड करवाए, एचवाईवी सीड्स हैं वो प्रोवाइड करवाए किसके ऊपर, ग्रांट सब्सिडी, एक सब्सिडीज देकर, जिससे वो फार्मर्स भी क्या कर सके, इस टेक्नोलॉजी को यूज कर सके और बेटर आउटपुट का प्रोडक्शन कर सके। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी था। थर्ड कहता है हाउएवर, जबकि विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतता गया, देयर हैज बीन डिबेट ओवर द ह्यूज अमाउंट ऑफ सब्सिडी। इस सब्सिडी को लेकर लोगों में बहुत ज्यादा डिबेट होने लगे, वाद विवाद होने लगे। कोई इसके फेवर में बोलता था, कोई इसके अगेंस्ट में बोलता था, क्योंकि जिसको नहीं मिल पाती थी वो अगेंस्ट में होकर बोलते थे, जिसको मिल जाती थी वो फेवर में होकर बोलते थे। और ये भी देखो, अगर हम ये अगेंस्ट में बोलते थे, उनका अगेंस्ट में बोलने वालों का भी बिल्कुल सही बोलते थे और फेवर वाले सही बोलेंगे। क्योंकि ये बोला गया था कि सब्सिडी की जरूरत केवल किसको है, जो पुअर फार्मर है, पुअर फार्मर्स है, उनको इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि रिच
फार्मर है, लैंडलॉर्ड पर्सन से जमींदार हैं, वो क्या कर रहे हैं, इसका बेनिफिट ले रहे हैं, फिर सब्सिडी का कोई भी मतलब नहीं बनता। तो अब हम करेंगे कि जो इकोनॉमिक्स थी इन फेवर ऑफ सब्सिडी और इन अगेंस्ट ऑफ सब्सिडी। जो फेवर में थे सब्सिडी के वो क्या थे, क्या कहते थे फेवर में, द गवर्नमेंट शुड कंटिन्यू विद एग्रीकल्चर सब्सिडी। वो ये कहते थे कि गवर्नमेंट को क्या करनी चाहिए, एग्रीकल्चर सब्सिडी को कंटिन्यू रखना चाहिए, उसे लगातार रखनी चाहिए, क्वांटिटीज के अंदर रखनी चाहिए, उसे सब्सिडी देनी चाहिए, जो आज भी चल रहा है, देती है गवर्नमेंट सब्सिडी। एज फार्मिंग इन इंडिया, इंडिया में कंटिन्यू टू बी रिस्की HYV सीड्स, जो कंटिन्यू क्या बढ़ते जा रहे हैं, HYV टेक्नोलॉजी जो अडॉप्ट की जा रही है, उसको देखते हुए फार्मर्स को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को कंटिन्यू सब्सिडी देनी चाहिए। देखो हम ये कहें कि आज फार्मर्स के पास, हम ये कहते हैं कि फार्मर को जो भी आउटपुट निकालता है, आउटपुट से बहुत ज्यादा आता है आफ्टर हार्वेस्टिंग, लेकिन जितना फार्मर आफ्टर हार्वेस्टिंग आउटपुट निकालता है उससे कहीं ज्यादा वो उसके ऊपर कॉस्ट लगा चुका होता है, क्योंकि आज के टाइम की जो फार्मिंग इतनी कॉस्टली हो गई है, बहुत ज्यादा, क्योंकि सबसे पहले तो सीड्स को परचेज करना बहुत डिफिकल्ट हो गया फार्मर के लिए। सीड्स को परचेज करने के लिए उसके लिए प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज को क्या कर पाना, उनको कंपाइल कर पाना भी फार्मर के लिए बहुत ज्यादा क्या हो गया है, मुश्किल हो गया है। फिर उसके बाद बेटर फर्टिलाइजेशंस को वो कैसे यूज करें, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, और ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग भी उसको क्या आती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को उसे फेस करना पड़ता है। उसके बाद वो मार्केट में सेल होने के लिए रेडी होता है और उसको इतने प्राइस फार्मर को नहीं मिल पाते, तभी आज भी हमारे फार्मर की कंडीशन उतनी बेटर नहीं है कि जितना वो क्या करता है, एफर्ट्स करता है। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर आर वेरी पुअर। ये सभी को पता है कि इंडिया के अंदर जो मेजॉरिटी ऑफ फार्मर, मतलब ज्यादा से ज्यादा जो फार्मर्स है वो कैसे हैं, पुअर है। सभी फार्मर अमीर नहीं है, सभी फार्मर रिच नहीं है, तो कहते हैं कि बहुत ज्यादा जो प्रोपोर्शंस है वो कैसा है, पुअर है। तो गवर्नमेंट को फार्मिंग करने के लिए, एग्रीकल्चर एक्टिविटी करने के लिए उनको सब्सिडी कंटिन्यू देनी चाहिए, क्योंकि विदाउट सब्सिडी वो फार्मिंग एक्टिविटी नहीं कर सकते, और विदाउट फार्मर, हम कहें विदाउट फार्मिंग एक्टिविटीज हम क्या होगा, जो डिपेंडेंसी है फॉरेन कंट्रीज के ऊपर वो इंक्रीज हो जाएगी। उस डिपेंडेंसी को क्या करने के लिए, हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी होगी। थर्ड कहता है एलिमिनेटिंग सब्सिडी। अगर क्या कर देती है, एलिमिनेट कर देती है सब्सिडी को गवर्नमेंट, विल इंक्रीज कर देगी द इनकम इनइक्वालिटी बिटवीन रिच और पुअर फार्मर। जो भी रिच और पुअर फार्मर्स होते हैं उनके बीच जो इनइक्वालिटी है, जो असमानता आई हुई है, वो बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा हो गया, सब्सिडी को स्टॉप कर दिया गया, सब्सिडी को एलिमिनेट कर दिया गया, तो जो रिच फार्मर है उसके पास तो ऑटोमेटिकली सब कुछ है, तो रिच तो बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग करेगा, अच्छा कल्टीवेशन करेगा, बहुत अच्छा और अच्छा बन जाएगा, और जो पुअर फार्मर उसको कोई भी उसकी जो नीड्स है वही कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, उनके उसके पास जब इनपुट ही अवेलेबल नहीं होगा तो फार्मिंग कहां से करेगा, वो और भी ज्यादा क्या हो जाएगा, पुअर हो जाएगा। तो रिच और पुअर के बीच में है और हैव नॉट की प्रॉब्लम्स दोबारा से क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। तो इस इक्वलिटी को बनाए रखने के लिए, इनइक्वालिटी को एलिमिनेट करने के लिए गवर्नमेंट को सब्सिडीज को कंटिन्यूअस रखना चाहिए, सब्सिडीज एलिमिनेट से नहीं करनी चाहिए। क्लियर हो गया? तो ये इकोनॉमिक्स से ये कुछ फेवर मिलते हैं। अगर आपसे जनरली पूछा जाए कि भाई क्या फेवर, आप भी फेवर में हो, तो क्या कहोगे, यस फेवर में ये। दूसरा ये भी है कि भाई अगर सब्सिडी मिले तो केवल किसको मिले, जो नीडी पर्संस है उनको सब्सिडी मिलनी चाहिए, जिनको जरूरत है। लेकिन जिनको जरूरत नहीं है, जो बिग फार्मर्स हैं, या फिर हम ये कहेंगे जो भी क्या है, जो बिग इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो लोग क्या करते हैं, फार्मिंग की वजह से बहुत ज्यादा क्या सब्सिडीज गवर्नमेंट से ले लेते हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इकोनॉमिक्स अगेंस्ट द सब्सिडी, कि जो इकोनॉमिक्स है कुछ सब्सिडी की किस्में हैं, अगेंस्ट में भी हैं। अब अगेंस्ट में कैसे हैं, अगेंस्ट का मतलब है कि जो कहते हैं कि नहीं, सब्सिडी गवर्नमेंट को स्टॉप कर देनी चाहिए, सब्सिडी क्या करनी चाहिए, गवर्नमेंट को स्टॉप कर देनी चाहिए। वो ऐसा भी नहीं कहते, देखो क्या कह रहे हैं वो, अकॉर्डिंग टू सम इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग सब्सिडी वर ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट, सब्सिडी गवर्नमेंट के द्वारा ग्रांट होनी चाहिए थी टू प्रोवाइड एन इंसेंटिव फॉर ऑप्शंस ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड न्यू HYV टेक्नोलॉजी। केवल ये सब्सिडी HYV टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए
फार्मर्स को मिलनी चाहिए, बाकी की एक्टिविटी करने के लिए नहीं मिलनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो काफी जो हमारे क्लेवर फार्मर्स हैं वो चालाक है। क्लेवर फार्मर कौन से हैं? चालाक फार्मर। वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट से सब्सिडी ले ली, किस लिए? एचवाईवी सीड्स, एचवाईवी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए, बट उस मनी का वो यूज क्या कर रहे हैं, फर्दर यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अपनी डॉटर की मैरिज करनी है उसके लिए यूज कर रहे हैं, या कोई फंक्शन घर में कोई करना है उसके लिए वो यूज कर रहे हैं, या फिर वो अपनी कोई भी लाइफ को मतलब कि लग्जरी लाइफ के लिए वो क्या कर रहे हैं, एंजॉय करने के लिए वो उस मनी को यूज कर रहे हैं। तो ये सब्सिडी कैसी है, बेकार है। तो कहते हैं वो इकोनॉमिक जब वो सब्सिडी अगर गवर्नमेंट के द्वारा दी जाए तो ये इंश्योर भी कर लिया जाए कि हाँ जो मनी आप गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है वो एक्चुअली में एचवाईवी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए ही दी गई है, वो और दूसरे कोई एक्टिविटी करने के लिए नहीं दी गई, इसलिए वो अगेंस्ट है। ठीक है। दूसरे क्या कहते हैं, सब्सिडी डू नॉट बेनिफिट द पुअर एंड स्मॉल फार्मर। कहते हैं कि जो सब्सिडी के लिए पुअर और स्मॉल फार्मर को बेनिफिट नहीं करती, उनको तो मिलती ही नहीं है, उनको तो यही नहीं पता होता गवर्नमेंट ने कब सब्सिडी दे दी, क्योंकि वो अवेयर नहीं होते, वो मार्केट की इंफॉर्मेशन अवेयर नहीं होते, गवर्नमेंट से जो इंफॉर्मेशन मिलती है उनके बारे में अवेयर नहीं होते। Whereas benefits for substantial amount of subsidy go to fertilizer industry। ये कंप्लीट सब्सिडी किसके पास चली जाती है, जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, जो खाद जो बनाती है ना इंडस्ट्री, उनके पास। गवर्नमेंट ने क्या कहती है, भाई ये फार्मर को कम रेट पर अवेलेबल होनी चाहिए मार्केट रेट में, आपको सब्सिडी मिलेगी। तो उस सब्सिडी का फायदा कौन उठाते हैं, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज उठाती हैं, जो खाद यूरिया को प्रोड्यूस करती हैं। जो फार्मर को सब्सिडी मिलनी चाहिए उसे एज अ ब्लैक मार्केट क्या किया जाता है, फर्टिलाइजर्स को मार्केट में सेल किया जाता है, क्योंकि शॉर्टेज दिखा देते हैं मार्केट में। तो शॉर्टेज और आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी होगी तो ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ जाएंगे, प्राइस बढ़ जाएंगे तो फार्मर मजबूर हो जाता है उस प्राइस के ऊपर उस फर्टिलाइजर्स को परचेज करने के लिए। तो इकोनॉमिक सही भी कहते हैं कि इसका बेनिफिट पहले गवर्नमेंट ये इंश्योर कर ले कि वो जो सब्सिडी दे रही है एक्चुअली में पुअर फार्मर्स इसका फायदा बेनिफिट उठा पा रहे हैं, नहीं उठा पा रहे हैं। अगर नहीं उठा पा रहे तो उसे इस सब्सिडी को स्टॉप कर देना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो इससे क्या होगा, स्मॉल और जो हमारे पुअर फार्मर्स हैं उनका तो कोई फायदा नहीं होने वाला, और दूसरा गवर्नमेंट के ऊपर जो फाइनेंशियल बर्डन है ये डे टू डे इतना इंक्रीज हो जाएगा कि बाद में उसे उतार पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जितना बर्डन इंक्रीज होगा फाइनेंशियल का, फाइनेंस का बर्डन इंक्रीज हो, इतने ही हम क्या हो जाएंगे, दूसरी कंट्री क्या हो जाएंगे, हम कॉलोनियल हो जाएंगे, दूसरी कंट्री दोबारा से हमारे ऊपर राज करने लग जाएगी। क्योंकि कितना गवर्नमेंट के पास कहां से आएगा, हमें गवर्नमेंट के पास मनी कहां से आएगी, गवर्नमेंट से हम या तो हमसे टैक्स लेंगे, हमसे पूर्ति नहीं होगी तो दूसरी कंट्री से लेगी, दूसरी कंट्री क्या करेगी, इससे फाइनेंशियल बर्डन ही अराइज हो रहा है, इससे गवर्नमेंट का कोई फायदा नहीं हो पाता। हाँ, अगर ये रिच और पुअर फार्मर्स को मिलती है तो इक्विटी जो उसका मेन मोटिव है प्लानिंग का वो कंप्लीट हो जाता है। दूसरा, इससे जितना आउटपुट होगा उतने ही गवर्नमेंट के पास टैक्स भी आएगा तो गवर्नमेंट का बेनिफिट होगा। बट गवर्नमेंट क्या करती है, बट उसको जो बेनिफिट है वो फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज उसको अचीव करती है, इसलिए कहता है कि स्टॉप कर देनी चाहिए। अब एक क्रिटिकल अप्रेजल्स ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट 1950 से 1990, तो 1950 टू 1990 जो क्रिटिकल अप्रेजल कुछ आलोचना की गई है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की, वो क्या है। देखो, एग्रीकल्चर के अंदर क्या क्या अडॉप्ट किया था, लैंड रिफॉर्म्स को अडॉप्ट किया। किसको अडॉप्ट किया था, लैंड रिफॉर्म्स को, क्या ग्रीन रेगुलेशंस को। जो लैंड रिफॉर्म्स को अडॉप्ट किया था, लैंड रिफॉर्म से तो क्या हो पाया, इससे हमारी जो लैंड थी उसको वो कॉन्सेंट्रेट हो गई, जो और जो भी हमारा जिम्मेदारी सिस्टम था वो एलिमिनेट हो गया। दूसरा, जो टीनेंट और लैंडलॉर्ड के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो खत्म हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग है, किसी चकबंदी कर दी गई, 1% के हैंड में अच्छी लैंड दे दी गई, बेटर फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करवाए गए। ठीक है, उसके बाद बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज दी गई। ग्रीन रिवोल्यूशन से क्या हुआ, ग्रीन रिवोल्यूशन के थ्रू सेल्फ सफिशिएंसी को हमने अचीव कर लिया, किसमें, फूड ग्रेन में। अभी हमें किसी दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। और 1950 टू 1990 के अंदर हमने बहुत सारे अचीवमेंट्स किए हैं। सेल्फ सफिशिएंसी सबसे बड़ी अचीवमेंट्स है जो हमने अचीव कर ली। दूसरा क्या है, जैसे ग्रीन रेगुलेशंस हुआ, लैंड रिफॉर्म्स हुआ, पहले की 75% पॉपुलेशन अंगेज थी, अब 65% पॉपुलेशन कैसी है, अंगेज एग्रीकल्चर एक्टिविटी के साथ। मतलब कि लेस पॉपुलेशन अंगेज्ड है और एग्रीकल्चर का जो आउटपुट है, हमें की कंट्रीब्यूशन है किसके अंदर, जीडीपी में, वो क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है।
जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। लोग एग्रीकल्चर सेक्टर्स के अंदर अब जो उसकी प्रोडक्टिविटी लो प्रोडक्टिविटी थी, प्रोडक्टिविटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, पर हेक्टर ऑफ लैंड वो इंक्रीज हो गया प्रोडक्शन। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि जो लोगों की डिपेंडेंसी है किसको, जो इंडस्ट्री सेक्टर सर्विस सेक्टर्स है वो उतनी पॉपुलेशंस को क्या नहीं कर पा रही, अब्सॉर्ब नहीं कर पा रही जितना एग्रीकल्चर अब्सॉर्ब कर रहा है, क्योंकि जिसके पास बेटर टेक्नोलॉजी है फार्मिंग करने की, वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी से एंगेज हो रहा है और एग्रीकल्चर एक्टिविटी से बहुत ज्यादा मोर आउटपुट इंक्रीज कर रहा है, जिससे जीडीपी में हमारा बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। तो ये कुछ क्या हमारे क्रिटिकल अप्रेजल्स है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो आज हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर्स ये कंप्लीट हो गया ड्यूरिंग 1950 टू 1990 कैसा था। साथ साथ आज हमने डिबेट भी कर ली कि लोगों ने उस टाइम क्या कहा, फेवर में क्या कहा था और उसके अगेंस्ट में क्या कहा था, सब्सिडी जरूरत हमें पड़ी क्यों थी। क्लियर हो गया सभी को।